स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक सीन इमेजिन करते हैं। एक गली से आप जाओगे, आप देखोगे कि दो तरह के लोग हैं। एक डोसा खा रहा है नारियल चटनी के साथ, दूसरा बड़ा पाव खा रहा है या लिट्टी चोखा खा रहा है। एक ने धोती पहन रखी है, दूसरे ने मुंडू जैसा ड्रेस पहन रखा है जो लुंगी जैसा है। दोनों क्या हैं? क्या हम कह सकते हैं कि कोई एक नॉर्थ इंडियन है, दूसरा साउथ इंडियन है? हम कह सकते हैं। उन दोनों की भाषा अलग हो सकती है, उन दोनों का कल्चर अलग हो सकता है, उन दोनों की खाने की तरीके अलग हो सकते हैं, खाने का डिश अलग हो सकता है, लेकिन वो लोग कौन है? वो लोग भारतीय हैं। और इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ जब देखेंगे तो मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं? यहाँ पे है कि जो अभी मराठा में हो रहा है, जो तमिलनाडु में हो रहा था, जो और स्टेट्स में हो रहा है कि यहाँ पे रहना है तो मराठी बोलना होगा, यहाँ पे रहना है तो तमिल बोलना होगा, यहाँ पे रहना है तो कन्नड़ बोलना होगा, यहाँ पे रहना भोजपुरी हरियाणवी बोलना होगा। ये क्या है? तो ये है रीजनलिज्म। और ये जो पूरा सिनेरियो है, जिस आज मराठी की बात करते हैं, जिस बंगाली की बात करते हैं, जो हिंदी है, पंजाबी है, ये सब अलग अलग रीजन में आज हम बट चुके हैं। पर आपको क्या लगता है, अगर आप ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे तो आपको क्या लगेगा कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या जो आज मराठी हैं, जो आज वो मराठी भाषा बोलते हैं, क्या आज से 100 साल पहले भी वैसी ही मराठी भाषा वो बोलते होंगे? चलो 100 साल छोड़ देते हैं, 1000 साल पहले उनकी भाषा क्या रही होगी, उनका कल्चर क्या रहा होगा, उनकी संस्कृति क्या रही होगी, उनके रहने का तरीका क्या रहा होगा? क्या उनके रहने का तरीका, बोलने का भाषा और सोचने की मानसिकता आज से 1000 साल पहले भी वही रही होगी जो आज है? नहीं। मतलब यह है कि जो रीजन है, जो भाषा है, जो संस्कृति है, वो एक रिवर की तरह है। मतलब यह है कि जैसे रिवर किसी सिचुएशन में दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी उसकी धारा पतली हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक ही समंदर में मिलना है। चाहे वो रिवर अमरकंटक से निकले, वो रिवर हिमालय से निकले, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो कावेरी जी हो या नर्मदा हो, सभी लोग समंदर में ही मिलते हैं। उसी तरीके से जो भाषा है, उनका अस्तित्व एक ही है। भाषा, कल्चर, सभी का जो लाइन है वो एक रेत की उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, जो टाइम के साथ जो है वो मिट जाता है, टाइम के साथ जो है वो चेंज आता है। पर ये मेरे इतना बड़ा भाषण देने का क्या कंसर्न क्या था, रीजन क्या था? तो आज हम उसी रीजनल कल्चर के मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा संस्कृति और जिस रीजनलिज्म की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, वो आज से पहले कैसी थी और उनका ओरिजिनेशन क्या हुआ। व्हाट इज बंगाली कल्चर, व्हाट इज उड़ीसा का कल्चर। ठीक है, तो इस सब के बारे में आज हम यहाँ की चैप्टर में बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उन स्टूडेंट के लिए है जो यूपीएससी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। कैसे होगा फाउंडेशन? तो एनसीईआरटी को पढ़ के। इसीलिए आज हम आपका चैप्टर 7 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी सेशन से रिलेटेड पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये आप ही का चैनल है, आप ज्वाइन कीजिए और हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशंस होते हैं, सबको यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपसे क्वेश्चंस भी हम शुरू करने वाले हैं, जो डिस्कशंस हैं वो भी हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जो पहला सेशन, मतलब जो पहला टॉपिक है हमारा, वो क्या है कि व्हाट मेक्स अ रीजनल कल्चर। लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड ये सारी चीजें क्यों होती हैं? लैंग्वेज से आप किसी की रीजनल कल्चर के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई मराठी बोलता है, महाराष्ट्र में होगा। अगर कोई बड़ा पाव खाता है, महाराष्ट्र में होगा। अगर कोई तमिल बोलता है, तमिलनाडु का होगा। अगर कोई, मतलब मुझे उतना तमिलनाडु के कल्चर के बारे में उतना आइडिया नहीं है कि किस तरह की खाना खाते हैं, पर जो रहते होंगे उनको पता होगा। जैसे बिहार से मैं हूँ तो मुझे पता है वहाँ के लोग लिट्टी चोखा, ठेकुआ, ये सारी चीजें खाते हैं। तो अगर आप किसी भी कल्चर को जानना चाहते हैं तो आपको क्या जानना होगा?
आपको उनकी भाषा से अवगत करना होगा, फूड क्या खाते हैं, ड्रेस क्या पहनते हैं, डांस कैसा करते हैं, म्यूजिक क्या है, पेंटिंग क्या है, क्योंकि किसी भी कल्चर को बनने के लिए ये सारे पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अब आप समझिए कि ये सारी चीजें जो हमारा कल्चर है, हम सोचते हैं कि यार ये जो मराठी है या ये जो मैथिल कल्चर है या ये जो बंगाली कल्चर है आज ही थोड़ी ऐसा है, वो तो कब से चलता आ रहा है। सही बात है, कब से चलता आ रहा है, पर हमेशा से तो चलते नहीं आ रहा है ना, वो स्टैटिक तो नहीं है ना। आज जो बंगाली कल्चर है आज से 1000 साल पहले तो वो नहीं होगा, कुछ दूसरी चीजें होती होंगी जो कि धीरे धीरे चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई होंगी? तो जब बंगाली कल्चर यूपी के कल्चर से मिला होगा, उड़ीसा के कल्चर से मिला होगा, तो वो ट्रांसफॉर्म हुई होगी। तो जब मान लो कि अगर आप एज एन इंडियन अगर आप दूसरे देश जाओगे, वहां की बहुत सारी चीजों को आप सीखोगे। यहां पे कोई अगर इंग्लैंड का चाहे कोई यूएसए का व्यक्ति आएगा तो फिर वो यहाँ की चीजों को देखेगा। आप देखते होंगे कि रिसेंट में जो गोरे लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, वो क्या, वो सीख रहे हैं। तो यही जो आदान प्रदान हो रहा है, जो कल्चर का एसिमिलेशन हो रहा है, जो लैंग्वेज का एसिमिलेशन हो रहा है, और इसी एसिमिलेशन की वजह से एक नया कल्चर डेवलप होता है। ठीक है, और उसी कल्चर के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी जो कल्चर है वो इमर्ज कैसे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकल ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं ब्रॉडर इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। ठीक है, और आज हम इसी के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। हम कलकत्ता, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उसके बाद केरला के बारे में यहाँ पे जानने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे है, मैप मैंने आपको दे दिया। अब सबसे पहले केरला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, केरला में चेरा किंगडम थे 9th सेंचुरी में। इन्होंने महोदयपुरम जो कि मॉडर्न केरला है उसका सबसे पहले उन्होंने मलयालम यूज करना शुरू किया। मतलब क्या है मलयालम यूज करना? मलयालम पहले भी होता होगा, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है कि जो संस्कृत थी वो ऑफिशियल भाषा थी, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज थी, जो बोली थी, जो लोगों की कॉमन भाषा थी, वो कौन सी थी? वो पाली प्राकृत थी। उसी तरीके से जो महोदयपुरम था, मतलब पुराना नाम इसका, जो केरला है, उसमें भी संस्कृत भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। लेकिन पहली बार ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने पहली बार वहां की जो आम भाषा है, जो वहां के लोकल लोग मलयालम बोलते हैं, उसको उन्होंने ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन पे जगह दिया। और ये जो मलयालम स्क्रिप्ट है ये तमिल और ब्राह्मी से अलग है। वहां का जो टेम्पल थिएटर है उसको हम कुट्टियट्टम कहते हैं। ये संस्कृत एपिक से लिया गया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो मलयालम है कहीं ना कहीं संस्कृत से इन्फ्लुएंस हुआ है। समझ में आया? वहां पे एक जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये लीलाती कलम उनका एक स्क्रिप्चर है। लीलाती कलम जो है ये एक ग्रामीण पोएटिक टेक्स्ट है जो कि मणिप्रवलम में लिखा गया है। और ये जो लीलाती कलम है, लीलातिलाकम जो है, ये आपका संस्कृत प्लस मलयालम को मिक्स करके बनाया गया है। तो आपको इससे क्या याद रखना है? पहला ये कि मलयालम को जो उन्होंने ऑफिशियल बनाया था, ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन में जगह दिया था, वो कौन थे? वो महोदयपुरम थे। ठीक है, जो कि पहली बार मलयालम को उन्होंने इंस्क्रिप्शन में जगह दिया था। उसके बाद लीलातिलाकम यूज करना है जिसमें संस्कृत और मलयालम टेक्स्ट से मिलके बनता है, और वो ये रहा है आपका, आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा आज के टाइम पे जो सबसे जिस चीज के लिए फेमस है, आप देखो जो रसगुल्ला की बात हम करते हैं ना, वो 3 जगह 3 तरह की चीजें आपको मिलेंगी। वही रसगुल्ला जो है आप बंगाल में खाओगे तो उसको रसोगुल्ला बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस चीज में डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। उसके बाद जो उड़ीसा में आप जाएंगे वहां पे रसोगुल्ला बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब बिहार में आप जाएंगे तो वहां पे रसगुल्ला बोला जाता है। तो टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये जो उड़ीसा जिस चीज के लिए फेमस है वो हमारे जगन्नाथ जी का वहां पे मंदिर है पुरी में, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर पुरी में ये जो जगन्नाथ पुरी है, इससे एक बहुत ब्यूटीफुल सा चीज है। कौन नहीं जानता होगा जगन्नाथ जी को? तो इनका मंदिर है, ये आपका स्टोरी भी इस एनसीईआरटी में थोड़ा मेंशन है। मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत अगर इसको मैं बता दूंगा आपको याद नहीं रहेगा जो यहाँ पे है।
तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेटर है। अब देखो क्या है कि वहाँ पे एक इंद्रद्युम्न करके राजा हुआ करते थे, जिन्होंने सोचा, जब वो उनको पता चला कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे नीला माधव करके डिटी हैं जिनको ट्राइबल लोग पूजा करते हैं। कहाँ पे है? तो नीलाचल में है। कहाँ है ये? तो ये अभी के टाइम पे जो पुरी है उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने अपने जो मंत्री हैं विद्यापति, इनको भेजा। तो उनके जो प्रीस्ट हैं, जो विद्यापति हैं, वो गए तो उनका पट्टी बांध के लेके जाया गया। तो वो बहुत चालाक, उन्होंने सरसों का दाना जहाँ जहाँ गए छींटते हुए लेके चले गए, ताकि जब राजा आए तो उसको सरसों का पेड़ दिखे, उसके क्रम में वो ढूंढ ले। लेकिन राजा को मिला नहीं। फिर राजा ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए, और तब एक दिन उनके सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम जो मुझे ढूंढ रहे हो, तो मैं फलाने कोस्ट पे तुम्हें मिल जाऊंगा, ठीक है, एक दारू के फॉर्म में, एक लकड़ी के फॉर्म में। अब उस लकड़ी की क्या कहानी है? तो ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्ण जी जो हैं वो अपना देह त्याग करते हैं, तो उनका जो सारा जो संस्कार होता है जलाया जाता है, तो उनका सारा बॉडी का पार्ट जल जाता है एक्सेप्ट उनका जो दिल है वो। तो फिर उस दिल को जो है वो समंदर में बहा दिया जाता है। उसके बाद वही दिल जो है एक लकड़ी, एक दारू के फॉर्म में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। और उसी दारू के फॉर्म को जब इंद्रद्युम्न देखते हैं, और फिर एक बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो स्कल्पचर होते हैं उनको बनाने, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, उनको बुलाया जाता है, पर कोई भी मूर्ति उस लकड़ी से बना नहीं पाते हैं। फिर एक बूढ़े बुजुर्ग आते हैं जो एक्चुअली में विश्वकर्मा होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बना दूंगा। फिर वो 21 दिन का टाइम लेते हैं, बोलते हैं 21 दिन में मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट लकड़ी से अगर आप कोई मूर्ति बनाओगे तो आवाज तो आएगी, पर राजा सोच रहा है कि यार ये जो मूर्तिकार हैं ये बना रहे हैं, पर कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो वो 16वें दिन जाकर के ऐसे देखते हैं। बट जब वो देखते हैं तो ऑफ कोर्स विश्वकर्मा होते हैं जो स्वयं नारायण की मूर्ति बना रहे होते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो वो जो मूर्ति है वो कम पूरी नहीं हो पाती है। मूर्ति की ना हाथ होती है, ना पैर होती है, कुछ नहीं होती है। बट स्टिल जो राजा होता है उनको फिर भगवान कहते हैं कि मैं इसी मूर्ति में बसूंगा। और आज भी वो मूर्ति हर 12 या 19 साल के बाद इस चीज़ को चेंज किया जाता है उस मूर्ति में। और वो 3 मूर्ति होती है, उसमें जो एसेंस होता है वो कृष्ण जी का, जिनको जगन्नाथ जी कहते हैं, उसके बाद बलराम जी का और सुभद्रा जी का यहाँ पे रहता है। और ये जो भी इनके है ना, मतलब इनकी बड़ी बड़ी देखो मंदिर, आप अगर इनकी मूर्ति को देखेंगे ना तो ये भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इनका हाथ पैर नहीं है, मतलब ये दिखाते हैं कि ये यूनिवर्सल है। जिनका हाथ पैर हो गया मतलब ये है कि वो सिमटा हुआ है, जिनका हाथ पैर नहीं है वो यूनिवर्सल है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है कॉस्मोस को, जो यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमेशा डार्क है, इसीलिए इनकी आंखें डार्क होती है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, मतलब क्या है, बड़ी बड़ी आंखें का मतलब ये सबको देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये साल में एक बार जो है अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती हैं, और इसी वजह से इनका जो यात्रा है वो जगन्नाथ यात्रा कहते हैं। लेकिन ये जो जगन्नाथ शब्द है ना, ये अलग ही अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? तो जब एक अंग्रेज ने इस जगन्नाथ को देखा था कि जगन्नाथ यात्रा, तो आपने जगरनॉट वर्ड सुना होगा, जगरनॉट। ये जगरनॉट वर्ड आया कहाँ से? ये जगन्नाथ यात्रा से ही आया होगा, कि जब सब उस यात्रा में जय जगन्नाथ कह रहे होंगे, तो किसी एक अंग्रेज को लगा होगा जगन्नाथ का मतलब विशाल, इमेंस, ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा तो भाई समझ ही रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ उन्होंने उनको बोला नहीं गया, तो वो जगरनॉट हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे सेम चीज है। अब आप सुनते होंगे गेंगीज, तो ये गेंगीज क्या है? हमारे गंगा मैया का नाम गंगा जी है ना, तो गेंगीज क्या है? तो उनको गंगा जी बोलने नहीं आता था, इसीलिए वो गेंगीज बोलने लगे, ठीक है। ये यहाँ पे सिचुएशन है। अब जो गंगा रूलर है अनंत वर्मन जो है, ये जगन्नाथ टेम्पल को बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डिप्टी ऑफ गॉड, मतलब गॉड के मंत्री जैसा ये फील करवाते हैं। और वहाँ पे जो भी मुगल्स हों, मराठास हों, ब्रिटिश हों, जिन्होंने भी इस वाले रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने चाहा कि इस मंदिर को कंट्रोल किया जाए, ताकि इस मंदिर के ऊपर में वहाँ के लोगों की आस्था है। और अगर हमने इस मंदिर के ऊपर में कंट्रोल किया, फिर हम इन लोगों के आस्था को, इनकी लोगों की वैलिडिटी जो है वो हमें मिल जाएगी। तो जो भी रूलर ने रूल करने की कोशिश की, इस मंदिर को चलाने की कोशिश की। अब यहाँ देखिए राजपूत का ट्रेडिशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, कि जो राजपूत हैं, हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम का
चौहान होते हैं, राठौर होते हैं, सिसोदिया हैं, ठीक है, ये सब अलग अलग राजपूत रहे हैं 8th सेंचुरी के बाद से। क्षत्रिय थे, फिर राजपूत आ गए, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब लेकिन ये जो राजपूत वाला सीन है पूरा, ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अभी राजस्थान वाले पार्ट में है। तो राजस्थान में ना ऐसा धारणा था कि जो राजा होते थे ना, ऑफ कोर्स कोई भी राजा ऐसे ही तो बन नहीं पाएगा, उसमें शौर्य होना चाहिए, उसमें वीरता होनी चाहिए, उसमें ब्रेवरी होना, बहुत सारी चीजों का जरूरत है, संयम होना चाहिए, सब कुछ। तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर इनकलकेट हो, इसी वजह से इनको, जो भी राजपूत फैमिलीज होती थी, उनके ऊपर जो कहानियां लिखी गई, वीर गाथाएं लिखी गई, जिससे लोग भी इन्फ्लुएंस हो सके और लोग भी इंस्पायर्ड हो सके, इन्फ्लुएंस नहीं इंस्पायर्ड हो सके। जैसे अभी हमारे देश के सोल्जर्स, उनकी हम कितनी प्रशंसा करते हैं, क्यों करते हैं प्रशंसा? क्योंकि वो ऐसा काम ही कर रहे हैं, हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से राजपूत भी होते थे, तो इसीलिए इनके वीर में, मतलब इनकी कहानियां में वीरता झलकती थी और इससे लोग इंस्पायर होते थे, ताकि लोग जो है अपनी स्वाभिमान के, अपनी धरती के, अपनी माता की स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार हो जाए। और इस स्टोरी में जो है वो स्त्री का भी वर्णन हुआ करता था। जनरली उन स्त्रियों का वर्णन हुआ करता था जिनके पति युद्ध के लिए गए होंगे, जिनके पति राजा होते होंगे, और उनको उस वीरता, अब मान लीजिए कि कोई राजपूत है, कोई राजा है, उसके ऊपर में खिलजियों ने अटैक कर दिया, अब जो उनकी रानी है उनको जौहर करना पड़ता था। तो राजपूत होने के पॉजिटिव पॉइंट जितने भी होंगे, पर नेगेटिव पॉइंट ज्यादा थे, मतलब संघर्ष ज्यादा था, डेडिकेशन ज्यादा था, बलिदान ज्यादा था। इसीलिए जब भी इन कहानियों को दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए कितना कुछ समर्पण करना होता है। ये यहाँ पे दिखाया गया था, वुमेन वर पोर्ट्रे इन सती डिवोशन, ये सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए डांस फॉर्म, अब अगर मान लीजिए कि कल्चर का प्रोपेगेशन होता है तो डांस का भी होता होगा। तो इसमें एक आता है कथक डांस। कथक डांस का मतलब क्या है? कथक डांस, कथक वर्ड बना है कथा से, कथाक। तो ये जो है, इसका मतलब ये है कि इस डांस के थ्रू स्टोरी बताया जाता है। और ये जो पूरा डांस फॉर्म है, स्टार्टिंग में टेम्पल में एक कराया जाता था, टेम्पल में होता था, ठीक है। कुछ भंगिमा यहाँ पे लोग करते थे अलग अलग पोस्चर्स में, ठीक है, जेस्चर्स एंड म्यूजिक के साथ। और ये जो पूरा कथक है वो भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुआ। भक्ति मूवमेंट में क्या है कि हम भगवान से प्रेम दिखाते हैं, हम भगवान के प्रति डिवोशन दिखाते हैं, और उसमें हम भजन करते हैं, उसमें हम कीर्तन करते हैं, उसमें हम नाचते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी भक्ति मूवमेंट से ये निकल के आया है। और भक्ति मूवमेंट में राधा कृष्ण जी का जो रास लीला होता है, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब देखिए जो आयरनी है वो क्या है कि कथक डांस आया कहां से? टेम्पल स्टोरी टेलिंग से। लेकिन जब मुगल का आगमन होता है तो इस मुगल पैट्रोनेज की वजह से ये जो कथक है वो कोर्ट डांस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो मंदिरों में होता था, जिसमें लोग अश्लीलता नहीं देख सकते थे, वो डांस अब राजा के दरबार में शुरू हो गया था। और इसको बहुत ज्यादा, आज का जो मॉडर्न कथक है वो कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। इसमें अकबर, वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के लास्ट नवाब थे, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इसमें दो घराना होते हैं। घराना का मतलब कि समझो कि दो टाइप, ठीक है। एक जयपुर होता है जिसमें फुटवर्क के ऊपर में ज्यादा फोकस किया जाता है, और एक लखनऊ होता है जिसमें एक्सप्रेशन के ऊपर में ज्यादा फोकस किया जाता है। एक होता है जो पैर के ऊपर में ज्यादा फोकस, और एक होता है हम एक्सप्रेस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ब्रिटिश आते हैं, और ब्रिटिश के टाइम पे भी ये थैंकफुली सरवाइव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमने डांस की बात की, पर एक क्लासिकल डांस भी तो होता होगा ना। तो क्लासिकल डांस इज सपोज टू बी द बेस्ट डांस इन द वर्ल्ड। वाई आई एम सेइंग दिस? तो इसके पीछे का पैरामीटर बहुत सारा है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया कि भैया क्लासिकल डांस के पीछे का क्या कारण, नहीं, ये नहीं बताएंगे हम। हाँ, हम ये बताएंगे कि क्लासिकल डांस क्या नहीं होता है, ठीक है। ये बताया इन्होंने बताया कि क्लासिकल डांस क्या होता है, नहीं बताया इन्होंने बताया कि व्हाट मेक्स अ क्लासिकल डांस। दिस इज ओपन डिबेट, यू गाइस कैन डिस्कस, यू गाइस कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर कोई डांस रिलीजियस थीम के ऊपर में बेस्ड है तो क्या वो क्लासिकल डांस है? जरूरी नहीं है। क्या उसका फॉर्म स्ट्रक्चर है
क्या उसको लॉन्ग ट्रेनिंग मिली है, मतलब हजारों सालों से वो डांस चलता आ रहा है, तो उसको हम क्लासिकल डांस बोलेंगे? जरूरी नहीं है। क्या उसमें ज्यादा मेहनत लगता है इसीलिए डांस? जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई क्लासिकल डांस से कोई फोक डांस बेटर ना हो। मतलब हो सकता है कि कोई फोक डांस जो है कुछ क्लासिकल डांस से भी बेटर हो जाए, ये सब यहाँ पे सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद जो क्लासिकल डांस आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो कौन सब है? भारतनाट्यम है, कथकली है। देखो कथकली और कथक अलग अलग है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, उसके बाद कथक। तो ये सब आपको याद, बस लास्ट पार्ट रखना है कि हमारे देश में जो क्लासिकल डांसेस हैं वो कौन कौन है। भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक। एक मोहिनी अट्टम भी आता है लेकिन वो आपको नहीं है याद करना। उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है? तो देखो भाई, मिनिएचर मतलब मिनी, जैसे कि पूरा वीडियो बना रहे हैं तो भैया ये जो है आपका वन शॉट वीडियो एक तरह से। लेकिन अगर हम वही बता दें कि भाई एक शॉट में, एक 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 60 सेकंड में पूरा कहानी निपटा दें, शॉर्ट हो गया। कंटेंट तो उसमें भी वही है, पढ़ा तो उसमें भी रहे, लेकिन वो शॉर्ट हो गया। उसी तरीके से पेंटिंग मतलब बहुत बड़ा पेंटिंग, मिनिएचर मतलब उसका छोटा फॉर्म, मतलब इंस्टाग्राम का शॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से मिनिएचर मतलब स्मॉल, इंट्रिकेट, उसमें डिटेलिंग छोटी छोटी होती है, पेंटिंग्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में पाम लीव्स के ऊपर में होता है, फिर पेपर आया, फिर पेपर में होने लगा। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में इसके जो प्रेजेंस पाए जाते हैं वो जायना टेक्स्ट के थ्रू पाए जाते हैं। मुगल रूलर्स आए, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इस ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अकबर रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। जब हंट के लिए लोग जाते थे तो हंट के टाइम पे अकबर तो हंट करेगा नहीं, तो वहां पे बैठा रेस्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि मिनिएचर में क्या दिखाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे कोई युद्ध के बारे में दिखाया जा सकता है, कोई हिस्टोरिकल सीन के बारे में दिखाया जा सकता है, कोई रॉयल पोर्ट्रेट दिखाया जा सकता है जिसमें कोई एक राजा कोई एक्टिविटी कर रहा हो, नेचर के बारे में दिखाया जा सकता है, बैटल के बारे में दिखाया जा सकता है। मतलब वही सिंपल सी चीज है जिससे मिनिएचर का जो एक ही पर्पस था वो ये कि अगर कोई स्क्रिप्चर है, कोई हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें अगर उस किताब में उस टेक्स्ट को कुछ विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट कर दें तो अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए मिनिएचर सोचो कि बुक में लिखा भी हुआ, उसमें एक पिक्चर भी हमने डाल दिया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल मिनिएचर। तो मिनिएचर मतलब कि कोई टेक्स्ट है, कोई एक्सप्लेनेशन है, उसको अगर हम पिक्चर के फॉर्म में दिखा दें तो उसको मिनिएचर बोलेंगे। मुगल के बाद ये सारी चीजें डिक्लाइन हो गई। मुगल जैसे जैसे डिक्लाइन हुए तो ये जो मिनिएचर, ये जो कलाकार थे, ये रीजनल किंगडम में जाने लगे, क्योंकि सेंट्रल रूल तो खत्म हो गया, तो इन कलाकारों को पैसे तो मुगल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए रीजनल किंगडम में चले गए और उसी से रीजनल मिनिएचर जो है वो डेवलप हुआ, जैसे कि राजपूत, डेक्कन और पहाड़ी काउंट्स। उसके बाद अब देखिए यहां पे सीन ये है कि जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो नादिर शाह उस टाइम पे तो मतलब ऐसे समझो ना कि वहां पे उनके धर्म में जो है वो पेंटिंग वेंटिंग उतना ज्यादा अलाउड नहीं है, तो इसीलिए वो जब आक्रमण यहाँ पे करते हैं तो ये जो पूरा मुगल एरा का जो मिनिएचर पेंटिंग था वो हिमाचल में चला जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बशोली पेंटिंग बोलते हैं। खैर, ये वाला आप सीन देख लीजिए, ये राजपूत मिनिएचर का है पार्ट, जिसमें महाराणा राम सिंह के बारे में दिखाया जाता है कि भैया ये जो है वो अपनी जनता के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी वाला देखो कि नादिर शाह आया और उसकी वजह से जो आर्टिस्ट हैं वो हिमाचल की तरफ चले गए और वहीं से पहाड़ी पैट्रोनेज शुरू हो गई। पर इसका नाम क्या है? नाम हम देंगे बसोली। बशोली का मतलब क्या होता है? इसका अगर अर्ली फॉर्म हम देखें तो ये बोल्ड होता था, इसमें बहुत विविड वाइड मतलब कलर्स होते थे। और ये जो अर्ली दो फॉर्म होता है इसका, एक अर्ली बशोली का एक अर्ली फॉर्म जिसमें भानुदत्त एक राइटर थे, उनका जो रास मंजरी है उस सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत सारे मिनिएचर बनाए गए थे। उसके बाद इसका जो लेटेस्ट फॉर्म है जिसको हम कांगड़ा बोलते हैं, इसमें सॉफ्ट ब्लूज ग्रीन कलर का रोमांटिक थीम्स के ऊपर में कृष्ण राधा जैसी जो लेजेंड की स्टोरी है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको दिखाया गया है। और ये पूरा जो है वो वैष्णविज्म से इंस्पायर्ड है। समझ में आया? इसके देखिए अब चलिए, आमी तोमाके भालो आछे, ये एक बंगाली लाइन है, आई डोंट नो क्या इसका मतलब होता है। आमी तोमाके भालो आछो, एक मेरी फ्रेंड है वो कह के गई थी। अब बात करते हैं बंगाली कल्चर के बारे में। बंगाली कल्चर देखो, जो अभी जो बंगाल में जो बंगाली कल्चर है या इवन वेस्ट बंगाल में जो है,
ऐसा नहीं है कि हमेशा से बंगाली था, और ये जो बंगाली का ओरिजिन था वो कैसे हुआ था ये सब हम थोड़ा देखते हैं। वहां पे प्री संस्कृत जो है वो इन्फ्लुएंस पहले था। प्री संस्कृत इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि भाई संस्कृत मतलब क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं हम। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा बंगाली भाषा है ना, ये कब आया? ये आया आपको गुप्ताज और पाला के टाइम पे। मतलब जब गुप्ता डायनेस्टी आगे बढ़ रही थी तो उसी की वजह से जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, जो हिंदुइज्म है, जो संस्कृत का जो मतलब इंपॉर्टेंस है वो रीजन में फैलने लगा, और उसी संस्कृत से जो भाषा निकल के आई वो बंगाली निकल के आई। और ऐसा नहीं है कि जो गुप्ता डायनेस्टी से पहले दूसरी भाषा भी हुआ करती होगी, लेकिन उस भाषा का उस तरीके से प्रूफ नहीं मिला है। फिर सुल्तान ऑफ बंगाल आए जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया इस चीज को। उसके बाद मुगल्स के टाइम पे बंगाल जो है वो एक सूबा में कन्वर्ट हो गया, और ये जो बंगाली डायलेक्ट्स है वो आज एक लिटरेरी लैंग्वेज बन चुका है, और पूरा एक मतलब एक अलग से कल्चर बन गया है। मतलब जैसे पहले के टाइम पे एक बात सोचो ना कि जो आज मराठी हैं, जो आज गुजराती हैं, जो बंगाली हैं, जो मैथिल्स हैं, जो उड़ीसा में बोलते हैं, ये सब का कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ पहले सिमिलर ही हुआ करता था, क्योंकि सब संस्कृत से ही निकल के आए थे। लेकिन आज ये डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक बंगाली रामायण का यहाँ पे पाम लीव्स के ऊपर में लिखा गया मैन्यूस्क्रिप्ट का उसका यहाँ पे प्रूफ है। फिर बंगाली लिटरेचर आता है। अब बंगाली लिटरेचर में दो टाइप के लिटरेचर हमें पढ़ने हैं। पहला है जो संस्कृत इन्फ्लुएंस, जिसमें संस्कृत का इन्फ्लुएंस है। मलयालम में हमने देखा ही कि दो तरह, एक जो ललिता कलम जो था ये क्या था, ये संस्कृत से इंस्पायर्ड होकर के मलयालम में लिखा गया था। उसी तरीके से ये हमने बहुत सारे एपिक्स का हमने ट्रांसलेशन भी किया, जैसे मंगला काव्य हो गए। उसके बाद भक्ति टेक्स्ट भी थे, जैसे कि चैतन्य देव जो हैं, जो मतलब संस्कृत में चैतन्य देव का बहुत नाम है, भक्ति ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा नाम है। तो उनके जो भी बायोग्राफी होती थी, उनकी जो भक्ति होती थी वो इसी में लिखी जाती थी। दूसरी ओरल फोक, जो आम आदमी की भाषा थी, जिसको हम नाथ लिटरेचर कहते हैं। उसमें मायामती की स्टोरी है, गोपी चंद्र की स्टोरी है कि कैसे जो गोपी चंद्र जो होते हैं, जो मायामती के बेटे होते हैं, उनको अपनी माँ कहती है कि भैया ऐसे ये जो पूरा जो मोह माया है उसको त्याग दो। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो संत बनना है, मुझे जो है वो तपस्या करनी है, मुझे जो है ये मोह माया में नहीं रहना है। तो वो माँ बोलती है उसको कि ठीक है जाओ, इस मोह माया में नहीं रहने की। आज कौन सी माँ होगी जो ऐसा काम बोलेगी? तो ये पूरा ये योगिक प्रैक्टिसेस में चले जाते, ये यहाँ पे सीन है। उसके बाद जो धर्मा ठाकुर, वहाँ के जो लोकल गॉड हुआ करते थे, इनकी पूजा, इनकी आराधना के जो वर्शिप, इनका जो टेक्स्ट वगैरह होगा ये भी इसी में लिखा गया है। उसके बाद ये जो स्टोरीज थी, आज हम देखते हैं ना कि जो हमारी दादी हो गई, जो हमारी मम्मी हो गई, ये सब बचपन में, अभी तो जंजी लोग हो गए, अब तो यूट्यूब पे कहानियाँ चलती है, बच्चों की कहानियाँ भी। इवन तो हमारे टाइम पे जो दादी होती थी वो कहानी सुनाती थी। तो ये सब कहानी पहले क्या था, ओरली ट्रांसमिट होता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन है। फिर पीर श्राइन्स की भी बात यहाँ पे बंगाल में की गई। पीर के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ऐसे जनरली सूफी सेक्ट में होते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास बोला जाता है कि भैया इनके पास जो है सुपर पावर भी है, मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि वो बीमारी को ठीक कर सकते हैं और स्पिरिचुअली भी आपको गाइड कर सकते हैं। पीर का जो टर्म है वो पर्शियन टर्म है, जो एक सेंट की तरह इसको देखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये ईस्टर्न बंगाल में आते हैं, और यहाँ पे अब जो पूरा बंगाल का रीजन है ना, आप देखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है वो पार्ट था एक तरीके से, लेकिन लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते गए। जो बांग्लादेश वाला रीजन, जो डेल्टा वाला रीजन है, लोग उसकी तरफ बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी था, क्योंकि वहां पे पानी से चावल की खेती अच्छी हो सकती थी, लोग फिशरीज करते थे, और उसी फिशरीज की वजह से, उसी पानी की ज्यादा होने की वजह से वहां पे चावल और फिश लोगों के खाने में जो है वो इंक्लूड हो गया। ठीक है, और ये देखो पीर जो है वो रिलीजियस लीडर बन गए, डिस्प्यूट सॉल्वर्स हो गए, ये सब यहाँ पे ये चीज हो रहा था। उसके बाद ये देखिए, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, अब ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर, ऐसा हम कहते हैं कि हमेशा से जो भगवान की मंदिर नहीं बनाई जाती, मैंने भी इसके ऊपर में बताया था। तो लोग जब धीरे धीरे आइडोलाइज करना शुरू किया, उन्होंने नेचर वर्शिपिंग को आइडोलाइज करना शुरू किया उन्होंने, तो ऐसा तो है नहीं कि सबके पास जो है वो मंदिर जैसा पत्थर
राजा ही बना सकता है मंदिर। तो जो आम लोग होते थे तो वो लोग कैसे बनाते थे, तो वो लोग जो है वो इस झोपड़ी जैसे मंदिर जैसा एक बनाते थे, वहां पे उनकी जो भगवान है वो लोग रखते थे। उसके बाद जब उन लोगों के पास पैसे आए, जो लो सोशल ग्रुप्स के लोग थे, जैसे कोल्लू कंसारी जैसे जो लोग थे, इनके पास पैसे आए। पैसे कैसे आए होंगे, तो जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया तो ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई, तो नई नई अपॉर्चुनिटी आने लगी, और उसी नई अपॉर्चुनिटी की वजह से जो सोशल ग्रुप में जो नीचे तबके के लोग थे, इनको बेनिफिट मिला, और इन्होंने क्या किया कि जो ये फूस का मंदिर होता था, इसको उन्होंने क्या किया, ये बड़े से मंदिर में कन्वर्ट किया, ईंट के मंदिर में। और इसी वजह से कैसे, ऑफ कोर्स जो पंडित होते थे उनके परमिशन से। अब दो चाल यहां पे देखो, दो चाला मतलब ये एक लाइन हो गया, एक इस साइड का एक छत, दूसरा इस साइड का, तो ये फूस वाला हो गया, 2 रूफ वाला, ये 4 रूफ वाला हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता था। और यहाँ पे एक विष्णुपुर है जिसको बनकुरा भी बोलते हैं, ये टेम्पल आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद फिश इन बंगाली कल्चर कैसे आया, तो मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं वो डेल्टाइक रीजन में जाने लगे, एंट्री करने लगे, तो वहां पे चावल की खेती बहुत अच्छे से होती थी क्योंकि पानी बहुत अवेलेबल था। वहां पे लोग मछली पकड़ने का भी काम करते थे, मत्स्य पालन का भी काम करते थे, इसीलिए चावल और इसीलिए मछली दोनों वहां के कल्चर में इतना ज्यादा घुल मिल गया कि आपने कभी सुना है कि किसी ब्राह्मण को जो नॉनवेज खाता हो, नहीं सुना है। लेकिन इकलौता वहीं के ब्राह्मण हैं जो नॉनवेज खाना शुरू कर दिए, मछली खाना शुरू कर दिए, और उनके लिए ये मछली को खाना जो है वो रिलैक्स कर दिया गया। इवन ये जो बृहद धर्म पुराण है 13th सेंचुरी में लिखा गया है, इन्होंने उस तरह के बंगाली ब्राह्मण्स को जो है वो मछली खाना अलाउड कर दिया। समझ में आया, तो ये वैसे ब्राह्मण रहे हैं। ठीक है, समरी देख लीजिएगा आप लोग। इसमें हमने क्या क्या देखा, रीजन्स के बारे में देखा कि कैसे जो रीजनलिज्म है वो डेवलप होता है, कैसे किसी लैंग्वेज का जन्म होता है, कैसे कोई तीज त्योहार होता है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, वर्शिप किए जाते हैं, अलग अलग डीटी की पूजा की जाती है। जैसे हमने देखा है कि जो जगन्नाथ जी हैं ये लोकल गॉड थे, लेकिन बाद में इनको विष्णु जी से रिलेट कर दिया गया। उससे पहले हमने भक्ति ट्रेडिशन में देखा था कि जो विट्ठल जी हैं जो भगवान थे वहां के, उनको उन्होंने विष्णु जी के फॉर्म में। तो ये भी हमने देखा है कि लोकल को जो है वो एक तरीके से यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की गई थी, रिलीजन को अडेप्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। अब पाकिस्तान में जो है वो वहां पे लोग इस्लाम रहते हैं, मुस्लिम इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि यार इस्लाम की जो भाषा होनी चाहिए वो उर्दू होनी चाहिए। बट बांग्लादेश में भी इस्लाम रहते हैं और वो बंगाली बोलते हैं। सेम चीज सऊदी अरेबिया में अलग भाषा बोलते हैं। तो इससे ये समझ में नहीं आता। उसी तरीके से हिंदुइज्म में भी लोग बोलते हैं कि भाई संस्कृत, ठीक है, संस्कृत जो है वो हिंदुइज्म की मतलब बहुत ये है, अच्छी भाषा है, नो डाउट, उसी से बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। लेकिन क्या तमिलनाडु में रहने वाले हिंदू क्या हिंदू नहीं है? वो तो तमिल बोलते, वो तो संस्कृत जानते भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने देखा है, और आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। बाकी आपको अगर इस सेशन से रिलेटेड पीपीटी चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।